हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ महान व्यक्तित्व की श्रेणी में एक और नया पाठ और एक और नए महान व्यक्तित्व को। पाठ की संख्या है 17। पाठ का नाम है हैदर अली। जानते हैं कि इन्हें महान क्यों कहा गया, कौन से ऐसे काम थे जिसके कारण आज ये महान व्यक्तित्व की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो जानते हैं हैदर अली के बारे में। भारत के इतिहास में हैदर अली का उदय उस दीप्तिमान नक्षत्र की भांति हुआ जो कुछ समय के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कुछ समय के लिए आकाश में जगमगाकर विलीन हो गया। ठीक, शून्य में विलीन हो गया। हैदर अली जी का जन्म 1721 ईस्वी में मैसूर राज्य के एक सामान्य परिवार में हुआ था। जितने भी पाठ हमने इस पुस्तक में पढ़े हैं सब में एक कॉमन बात थी, ये सारे के सारे जो महान व्यक्तित्व हैं ये अपने बचपन से बहुत सामान्य परिवारों के हिस्सा रहे हैं एक, और साथ ही साथ बचपन से ही इनमें वीरता के, साहस के ये गुण कूट कूट कर भरे गए थे। तभी इनके जो व्यक्तित्व है ये आने वाले समय में एक महान व्यक्तित्व के रूप में निखर उठे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं उनकी पारिवारिक स्थिति। उनके पिता मैसूर की सेना में सिपाही थे, यानी कि सोल्जर थे। हैदर अली ने भी मैसूर की सेना में नौकरी कर ली, यानी इनके पिताजी भी सैनिक थे और ये भी स्वयं एक सैनिक बन गए। बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई, यानी बहुत कम उम्र में ही, जब इनकी आयु काफी कम थी, उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके कारण उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी उसका उचित प्रबंध नहीं हो पाया। क्योंकि परिवार में पिता का होना, पिता का साया होना बेहद जरूरी है। वो सारी व्यवस्थाएं अनायास ही आपके लिए कब कर देते हैं, आपको उन जिम्मेदारियों का, उन चीजों का पता ही नहीं चलता। लेकिन इनके बचपन में ही जब पिता का देहांत हो गया तो परिवार के लालन पोषण का भार भी इनके ही कंधों पर आ पड़ा, यानी समय से पहले बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इनको उठानी पड़ गईं। हैदर अली बहुत परिश्रमी और कुशाग्र बुद्धि के सैनिक थे। परिश्रमी यानी बहुत हार्ड वर्क ये करते थे, साथ ही साथ कुशाग्र बुद्धि के सैनिक थे। कुशाग्र बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, एकदम स्पेशल इंटेलिजेंस। तो सैनिकों के लिए दोनों ही चीजें बेहद आवश्यक होती हैं। बड़ी तत्परता से ये अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे। उनकी योग्यता देखकर मैसूर राज्य के जो मंत्री थे वो देवनहाली के किले का रक्षक इन्हें नियुक्त कर दिया। यानी जो लोग बहुत कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, परिश्रमी होते हैं, अपने हर एक काम को बहुत श्रद्धा से और शिद्दत के साथ करते हैं, उनकी जो प्रमोशंस हैं या उनकी तरक्की है वो बहुत जल्दी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको जो वहां का मैसूर राज्य है उसमें देवनहाली का किले का रक्षक बना दिया गया। उस समय मराठे और निजाम मैसूर पर आक्रमण कर रहे थे। मराठा राजा जो थे और निजाम जो थे वो मैसूर पर आक्रमण करने की फिराक में थे। अवसर का लाभ उठाकर हैदर अली अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने लगे। धीरे धीरे वो सोल्जर्स को ट्रेंड करने लगे, अपने सोल्जर्स की संख्या बढ़ाने लगे, उनको ट्रेंड करने लगे कि किस प्रकार हमला हो तो बचाव के क्या उपाय हैं, हमला करने के क्या तरीके हैं। तो जो रणनीति होती है युद्ध की, यानी स्ट्रेटजी जिसे हम कहते हैं, वो ये चुपके चुपके अपनी गुप्त रूप से बनाते रहते थे। सन 1755 में वे डिंडीगल के फौजदार बन गए और इन्होंने अपनी स्वयं की एक सेना तैयार कर ली। क्योंकि खुद कुशल सैनिक थे तो ये काम इनके लिए आसान था। अंग्रेजों की रणनीति यानी स्ट्रेटेजी और सैनिक प्रशिक्षण को वे श्रेष्ठ समझते थे। जिस तरीके से अंग्रेज अपने सैनिकों को ट्रेंड करते थे, जो प्लानिंग बनाते थे, ये उसको बहुत सही मानते थे। फ्रांसीसियों की सहायता से उन्होंने अपनी सेना को भी आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित किया। कारण क्या था अंग्रेजों का? क्योंकि अंग्रेजों का शासन होने के कारण उस समय अंग्रेज जो थे वो अपने हर काम को बहुत व्यवस्थित तरीके से करते थे। उनके पास जो साधन सुविधाएं थी वो हमसे कहीं अधिक बेहतर थी। तो जिस तरीके से वो ट्रेंड किया करते थे उन्होंने उसी को कॉपी करके फ्रांसीसियों की सहायता ली और अपने भारतीय जो सैनिक थे उनको भी उसी तरीके से ट्रेंड करने की कोशिश की, प्रशिक्षित किया यानी ट्रेंड किया।
उन्होंने डिंडीगल में आधुनिक ढंग का एक तोपखाना भी स्थापित कर लिया। पहले की जो ट्रेडिशनल तोप होती थी कि उसमें वो गोला बारूद का डाला गया और फिर वो, तो उसकी जगह इन्होंने धीरे धीरे समय के साथ जो नए स्मार्ट तरीके की चीजें थी आधुनिक समय की, उस समय के हिसाब से वो भी स्थापित कर लिया, क्योंकि युद्ध तो लड़ना ही था और युद्ध लड़ने के लिए जो हथियार थे, वेपन्स थे, वो सब चीजें भी व्यवस्थित होनी चाहिए थी। तो इन्होंने एक तोपखाना स्थापित कर दिया। जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो मैसूर की रक्षा करने के लिए हैदर अली अपनी सेना लेकर आ गए, मैसूर की रक्षा करने के लिए, और बड़ी बहादुरी से युद्ध किया। साथ ही साथ शत्रुओं को राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दिया, यानी ऐसा युद्ध मचाया, ऐसा उनको परेशान किया कि वे अपनी सेना लेकर वहां से रफा दफा हो गए। युद्ध में विजय प्राप्त करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया मीन्स प्रूफ कर दिया कि वे एक कुशल और योग्य सेना संचालक हैं। देखिए, स्वयं जो काम उन्होंने किया, एक अच्छी बात वो होती है कि वो काम हम दूसरों से कितना अच्छा करा सकते हैं। तो ये स्वयं एक कुशल सैनिक थे, तो ये इन्हें पता था कि सैनिकों की मानसिक स्थिति क्या होती है, उनकी मनोस्थिति क्या होती है, उनसे अधिक काम कैसे लिया जा सकता है, उनकी कला का बेहतर प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है। तो इन्हें पता था किस सैनिक को किस काम के लिए अच्छी तरीके से नियुक्त किया जा सकता है। तो इन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, जो प्लानिंग करी युद्ध की, वो इतनी कुशल तरीके से की कि वहां पर जो युद्ध थे उनमें ये विजयी होने लगे, जिसके कारण इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि ये कुशल और योग्य सेना संचालक है। मतलब ये सेनापति जो है वो एक योग्य सेनापति हैं। अब राज्य में उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया, राज्य के मंत्रियों को भी उन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया। देखिए, जब कुछ अच्छा काम करेंगे तो जो हमारे अधीनस्थ हैं वो हमसे प्रेरित होंगे और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो हमारी प्रशंसा करेंगे। तो उनको भी अपने प्रभाव में ले लिया। जब राजा का स्वर्गवास हुआ तो अपने कुशल नेतृत्व के कारण, अपनी अच्छाइयों के कारण ये स्वयं मैसूर के शासक बन गए, यानी ये वहां के राजा नियुक्त हो गए। यद्यपि हैदर अली बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, क्यों पढ़े लिखे नहीं थे? क्योंकि बचपन में ही इनकी बहुत कम आयु थी, तभी इनके पिता का देहांत होने के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियां इन पर आ गई थी, जिसके कारण शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध नहीं हो पाया था। इसलिए ये बहुत अधिक पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। परंतु ये कुशल प्रशासक थे। प्रशासक मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। अपनी प्रजा को वे समान दृष्टि से देखते थे, ऊंच नीच जाति पाति की बैर भावना इनके अंदर नहीं थी। वे न्यायप्रिय थे। जो व्यक्ति न्यायप्रिय होता है वो अन्याय नहीं करता, वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है, सबके भले के बारे में सोचता है, सबके हित के बारे में सोचता है, किसी से ना कोई गलत कार्य कराता है और ना ही उसके लिए किसी प्रकार का कोई गलत कार्य करता है। तो जो कुछ होता है वो सब न्याय और धर्म के अनुसार ही, नियम के अनुसार ही होता है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय कहलाता है। और निर्णय लेने में कभी विलंब नहीं करते थे कि अगर किसी चीज का कोई डिसीजन लेना है, अच्छा ठीक है सोच के बताऊंगा, सोचता हूँ, देखता हूँ, ऐसे शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं थे। किसी भी प्रकार के निर्णय को तुरंत दूरदर्शिता से सोचते थे और फौरन उसके बारे में डिसीजन ले लेते थे, ठीक है। हैदर अली स्वयं अनुशासन में रहते थे और अनुशासन भंग करने वालों को कठोर दंड देते थे। यानी पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हिंदी में एक कहावत है जिसका मतलब है दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, जब खुद को वो काम करना पड़ता है कठिनाई तब पता चलती है। अब इसकी विपरीत ये क्या करते थे? देखिए, पहली लाइन में ही लिखा है कि ये स्वयं अनुशासन में रहते थे और दूसरों को अनुशासन भंग करने वालों को कठोर दंड देते थे। स्वयं यदि अनुशासन में नहीं रहते तो क्या ये हकदार थे किसी से बोलने के कि नहीं आप अनुशासन में रहो? तो सबसे पहले हम दूसरों से जो काम हमें कराना है उस काम को हमें स्वयं करना होगा। पहले हमें उनका प्रेरक बनना होगा, तब हम उनको प्रेरणा दे पाएंगे, है ना। बात समझ में आई ना? तो ये स्वयं अनुशासन में रहते थे, हर काम टाइम पर करना, नियम से करना, न्यायप्रिय होना, ये सारी चीजें। और जब ये स्वयं करते थे तो जो इनके राज्य में अनुशासन को भंग करता था फिर उसको दंड दिया जाता था। तब कोई हकदार नहीं होता था ये कहने कि आप खुद तो करते नहीं है, हमसे उम्मीद कर रहे हैं। तो ऐसा कोई कहने वाला वहां होता ही नहीं था, बल्कि सबको ये बल्कि कह सकते थे मैं भी ऐसा करता हूं ना तो आपको तो ऐसा करना पड़ेगा। इस प्रकार
किसानों के हित का वे ध्यान रखते थे। क्यों किसानों के हित का ध्यान रखना आवश्यक था? क्योंकि भारत शुरुआत से कृषि प्रधान देश रहा है, यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि था। तो अगर किसानों को लाभ नहीं दिया जाता, किसानों के हित का ध्यान नहीं रखा जाता, तो भारत खाद्यान्न की समस्या से भी गुजरने लगता, अन्न का उत्पादन नहीं होता, या फिर अन्न का उत्पादन कम होता, बेकार होता, उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती, या फिर जो अनाज था उसका तौर तरीका गलत हो जाता। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उन्होंने किसका ध्यान रखा? किसानों के हित का, क्योंकि भोजन हमारी प्रमुख आवश्यकता है। हम चाहे सैनिक बन जाएं या प्रजा बने, लेकिन भोजन तो करना ही पड़ेगा। तो किसानों के हित का वे ध्यान रखते थे, दीन दुखियों की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जो गरीब थे, जिनके पास उतने अच्छे उपयुक्त साधन नहीं थे, उनकी मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहा करते थे। सेना के संगठन पर उनका विशेष ध्यान रहता था कि सेना संगठित रहे। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है? जब जो हमारी सेना है उसमें फूट पड़ जाए, किसी प्रकार का कोई मतभेद या मनभेद हो जाए। एकता की शक्ति आपने सुना है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ सुना होगा। तो एकता की शक्ति क्या होती है? जो पूरी सेना है वो संगठित रहेगी, एक होकर काम करेगी, एक होकर युद्ध करेगी, तो वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। बजाय उसके कि मान के चलो 5000 सैनिक है तो 2000 अपनी बात कह रहे हैं, 1000 अपनी बात कह रहे हैं, ये वाले 2000 अपनी में लगे हैं और ये वाले किसी को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से ना होकर एकता, सेना के संगठन पर उनका विशेष ध्यान रहता था कि जो मेरे सैनिक हैं, चाहे वो 5000 हो, 500, वो एक होकर रहे, उनका लक्ष्य एक हो, उनका उद्देश्य एक हो। ऐसा इनका सोच था। उनके सैनिकों को नियत समय पर वेतन मिल जाता था। सैनिक कौन थे? एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे जो अपनी आवश्यकता के लिए सैनिक बने होते हैं, या उनका जज्बा जुनून होता है। हर किसी का एक परिवार होता है, उस परिवार को चलाने के लिए एक घर में धन दौलत पैसा जो भी है वो चीज़ें लगती हैं। दैनिक जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वस्त्र चिकित्सा आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सैनिक थे इनको समय पर वेतन दिया जाता था। वेतन का मतलब आप समझ सकते हैं सैलरी से। वो सैलरी अगर उनके पास टाइम पर आती तो वे अपने दैनिक जीवन के जो भी कार्य हैं वो सही समय पे कर पाते। तो उनको सैलरी जो होती है, वेतन जो था वो सही समय पे मिलते थे। और राज्य के सम्मान की रक्षा के लिए सदैव अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार रहते थे। यानी वही बात, प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात। सबसे पहले मेरा देश, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो यहाँ पर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे, अपने देश की रक्षा करने के लिए। हैदर अली के शासनकाल में मैसूर की जो प्रजा थी वो सुखी और संपन्न थी। वहां पर जब इतने सारे लाभ हैं तो वो प्रजा किस बात से असंतुष्ट होती? किसानों को लाभ मिल रहा था, सैनिकों को लाभ मिल रहा था, सुख शांति थी, मानवता का विकास था, न्यायप्रिय राजा था, तो फिर लोगों को क्या चाहिए? तो सारा कुछ सुखी सुख सुखी सुख सुखी सुख में था। हैदर अली की सफलता को देखकर मराठे और निजाम उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। जब कुछ बहुत अच्छा होता है, कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारी सफलता से चिढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर भी मराठे और निजाम थे जो हमेशा उनको नीचा दिखाने की योजनाएं बनाते रहते थे कि किस प्रकार इस राजा का सर्वनाश कर सकें, इसके राज्य को लूट सकें, इसकी प्रजा को अपने में मिला सकें, इसकी प्रजा को असंतुष्ट कर दें, यानी कुल मिला के किस प्रकार उसका नुकसान कर दें। हैदर अली ने मराठा राज्य के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, जिसके कारण शायद वो लोग और भी चिढ़ गए थे। सन 1765 में हैदर अली और निजाम ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेजों ने निजाम और मैसूर की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। क्या समझ में आया आपको? हैदर अली और निजाम ने मिलकर, निजाम अब इनकी सेना में ही शामिल हो गया और अंग्रेजों से युद्ध किया। अंग्रेजों ने निजाम और मैसूर की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। यानी अब यहाँ पर पहली बार इनकी हार हो गई। पराजय से घबराकर निजाम ने अंग्रेजों से संधि कर ली। यानी जब ये अंग्रेजों से हार गया तो इसने मान लिया कि मैं अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकता और ये जाकर अंग्रेजों में मिल गया, संधि कर ली, यानी उनके साथ पैचअप कर लिया, उनकी टीम में चला गया। निजाम के इस व्यवहार से हैदर अली बहुत क्रोधित हुए। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि तुम मेरी टीम में आए थे और अब तुम अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गए हो। वे अकेले ही अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों को पराजित करने में
पराजित यानी हराने में, पराजित करते हुए वे मद्रास चेन्नई के निकट जा पहुंचे। इनका युद्ध मैसूर यानी कर्नाटक से लगभग होता हुआ कहां पहुंच गया? मद्रास चेन्नई में पहुंच गया। हैदर अली के रण कौशल को देखकर, जो इनकी स्ट्रैटेजी थी, इनका जो स्टाइल था वहां पर युद्ध करने का, उसको देखकर अंग्रेज घबरा गए और उनके पास संधि का प्रस्ताव भेजा। अंग्रेजों को इसको लगा कि अब इनसे मुकाबला जरा मुश्किल होता जा रहा है, तो उन्होंने पैचअप करने का वहां पर प्रस्ताव भेजा कि चलो खत्म करते हैं, आपस में हाथ मिला लेते हैं। हैदर अली ने अपमानजनक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अंग्रेजों को विवश कर दिया और हैदर अली ने उनकी बात को नहीं माना और उन पे एक संधि पत्र भेजा। अपमानजनक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अंग्रेजों को विवश कर दिया। विवश कर दिया यानी मजबूर कर दिया। इस युद्ध से दक्षिण भारत में हैदर अली का सिक्का जम गया, यानी कि अब साउथ की तरफ भी हैदर अली का नाम पहचान जाना जाने लगा और वहां पर उसका सिक्का जम गया, यानी उसका प्रभुत्व हो गया, उसका प्रभाव जम गया। हैदर अली समझ गए कि यदि एकजुट होकर अंग्रेजों का सशक्त विरोध ना किया गया तो वे सारे भारत को गुलाम बना लेंगे। वो समझ चुके थे कि अगर अंग्रेजों को थोड़ा भी मौका मिला तो वो हमें हराकर हमारी जो अलग अलग डिवाइडेड हैं हम लोग, उसका लाभ उठा के ये पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। ये बात उनको समझ में आ गई थी। सन 1778 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में जो युद्ध छिड़ गया तो अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर भी अधिकार करके मालाबार तट, जो कि एक समुद्र का तट है, वहां पर स्थित माही नदी पर भी आक्रमण कर दिया। यानी धीरे धीरे ये लोग इस तरफ बढ़ते जा रहे थे। हैदर अली इसे सहन ना कर सके। उन्होंने निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ बनाया। उन्होंने उनको ये बताया कि अंग्रेज तो बाहर के हैं, कहीं ना कहीं आप मराठे और निजाम हम सब तो यहीं के हैं, तो क्यों ना हम सब आपस में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। तो अपनी आंतरिक शक्तियों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया और एक बड़ी सेना लेकर कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। समझ में आया कि एक बाहरी व्यक्ति से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है कि जो हम घर के लोग हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़कर एकजुट हो जाएं, एक हो जाएं, तब हम बाहर वाले से बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। इस आक्रमण में हैदर अली ने अंग्रेज सेनापति कर्नल बैली का वध कर डाला। यानी अंग्रेजों का एक प्रमुख सेनापति जो थे कर्नल बैली नाम के, उसको हैदर अली ने मार दिया। कर्नाटक की राजधानी पर भी अधिकार कर लिया। इस पराजय से अंग्रेजों की स्थिति बहुत बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई होगी? क्योंकि वो जो कर्नल बैली थे उनके एक प्रमुख व्यक्ति थे और उसको मारने से अंग्रेजों की जो हिम्मत थी उसमें भी थोड़ी कमी आ गई थी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब दक्षिण भारत से अंग्रेजों के पैर उखड़ जाएंगे। यानी यहाँ पर एक सीन ऐसा बन गया था कि ऐसा लगने लगा था कि बस अंग्रेज अब यहाँ से भाग जाएंगे। हैदर अली को विश्वास था कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों की शक्ति को वे समूल नष्ट कर देंगे। समूल नष्ट कर देंगे मतलब जड़ मूल से नष्ट कर देंगे, अंग्रेजों का वहां से नामो निशान मिटा देंगे। कहां से? दक्षिण भारत से। पर इसी समय अंग्रेज जो थे वो भी अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे। वो कोई बेवकूफ़ तो थे नहीं, उनके पास तो टेक्नोलॉजी भी हमसे ज़्यादा बेटर थी, जो सेनाएं थी वो भी हमसे बढ़कर थी, वेपन्स यानी हथियार शक्ति जो थी वो भी हमसे बढ़कर थी, सैन्य शक्ति भी हमसे बढ़कर थी। तो उनकी जो कूटनीति यानी जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई उसमें वे सफल हो गए। उन्होंने मराठों के साथ संधि कर ली। यानी जो मराठे हैदर अली ने अपनी टीम में मिला लिए थे, अब वो किसने ले लिए? अंग्रेजों ने उनको लालच देकर अपनी टीम में मिला लिया। यानी हैदर अली की एक ताकत फिर से कम हो गई और हैदर को मराठों से सहायता मिलनी बंद हो गई। जब निजाम ने देखा कि अब हैदर अली का पक्ष कमजोर हो गया है तो उसने भी अपना हाथ खींच लिया और वो भी जाकर अंग्रेजों से मिल गया। यानी हैदर अली, जिनकी अपनी आंतरिक शक्तियों पर जो उनको बड़ा भरोसा हो गया था कि हम सब मिलकर जीत लेंगे अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने क्या किया? कूटनीति करके जो ये निजाम है और साथ ही साथ मराठा राजा थे उनको अपनी टीम में मिला लिया। हैदर अली बेचारे अकेले रह गए और उनकी जो ताकत थी वो क्या हो गई? कम हो गई। हैदर अली अकेले ही अंग्रेजों से जूझते रहे, उनने हिम्मत नहीं हारी, उनके सामने वो झुके नहीं, जितना बन पड़ा वे उसका सामना करते रहे।
अंतिम युद्ध शौलीगढ़ नामक स्थान पर हुआ, जिसमें हैदर अली की हार हुई। बेचारा अकेला एक बंदा अपनी सैन्य शक्तियों के दम पर इतने सारे लोगों से कैसे जूझता। प्रैक्टिकली भी ये बात थोड़ी सी अजीब है ना, कि वो कैसे लड़ते। तो यहाँ पर हैदर अली की हार हो गई और उन्हें अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। कुछ ऐसी मजबूरियां आई कि उन्हें अंग्रेजों के साथ हार माननी पड़ी और उनके साथ पैचअप यानी कि संधि करनी पड़ी। संधि के कुछ महीनों बाद ही हैदर अली बीमार पड़े। हो सकता है वो मानसिक रूप से उस प्रेशर को, उस चीज को बर्दाश्त ना कर पाए हो कि मुझे अंग्रेजों के सामने झुकना पड़ा, और उनकी उस बीमारी के चलते ही उनकी मृत्यु हो गई। निजाम और मराठा ने उनका डटकर साथ नहीं दिया, इसलिए वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। अगर उस स्थिति में वो मराठा और निजाम उनका साथ दे देते तो निश्चित रूप से हैदर अली अंग्रेजों को भारत से भगाने में सक्षम हो जाते और आज स्थितियां कुछ और होती, या शायद ये स्वतंत्रता जो है वो और पहले हमें मिल गई होती। एक सिपाही के पद से उन्नति करते हुए हैदर अली एक राज्य के शासक बने थे। यानी एक नॉर्मल सिपाही किसे बढ़ते 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 प्रमोट होते होते ये एक शासक के पद तक पहुंचे थे। उनकी बुद्धि विलक्षण थी, यानी जो व्यक्ति, हम आम व्यक्ति जहां से सोचना शुरू करते हैं, जहां हमारी सोच समाप्त हो जाती है, वहां से इनकी एक नई सोच शुरू होती थी। तो ऐसे व्यक्ति बुद्धि विलक्षण कहलाते हैं। अपनी बुद्धि के बल पर ही वे जीवन में इतनी सफलता प्राप्त कर सके थे। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन सब से लड़ते हुए, ओवरकम करते हुए उन्हें परिश्रमी, दृढ़ प्रतिज्ञ, कुशाग्र बुद्धि, दूरदर्शी और वे कुशल राजनीतिज्ञ बने। यानी इतने कम उम्र में भी उन्होंने परिश्रमी यानी मेहनत करने से कभी नहीं डरे, दृढ़ प्रतिज्ञ यानी एक बार जो सोच लिया कि मुझे ये करना है तो उसको पूरी तरह उसका पालन किया, उससे अपने डटे रहे अपने निर्णय पर। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अंग्रेजों के साथ इन युद्ध का सामना करने के लिए वो डटे रहे, उनके सामने कभी हार नहीं मानी उन्होंने। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि यानी बहुत जल्दी वो बहुत अच्छा सोच सकते थे, बहुत तीव्रता के साथ वो सोचते थे और वो एक्सीलेंट सोचते थे। मतलब उनकी जो इंटेलेक्चुअल पावर जिसे हम कहते हैं, जो बुद्धि थी, वो बहुत ही कुशाग्र यानी तीव्र थी। दूरदर्शी यानी दूर तक का परिणाम सोचकर काम करते थे। ऐसा नहीं कि बस सामने कोई आ गया तो बस हाथों हाथ लड़बड़ लिए काम खत्म हुआ। दूर तक का सोचना कि इससे लड़ना काम आएगा, कि इससे मित्रता काम आएगी। एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के लिए ये जानना भी जरूरी होता है। कुशल राजनीतिज्ञ थे यानी युद्ध वगैरह करने के लिए, शासन करने के लिए राजनीति आना भी जरूरी है, राजनीति को समझना भी जरूरी है। तो ये दोनों चीजों में कुशल थे, एक्सपर्ट थे। वे अवसर का लाभ उठाने में कभी नहीं चूकते थे। जैसा कि मैंने अभी आपको एक क्षण पहले ही बताया कि दूरदर्शी होना क्या होता है, किस व्यक्ति से आपकी मित्रता होनी चाहिए, किससे आपकी थोड़ी सी बातचीत दुश्मनी होनी चाहिए, कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, कौन अभी सही है भविष्य में फायदेमंद होगा, कौन अभी गलत है लेकिन भविष्य में फायदेमंद होगा, कौन अभी आपको फायदा दे रहा है मगर भविष्य में उसका साथ सही नहीं होगा। तो ये सारी चीजें एक राजनेता को सोचना बहुत जरूरी होती है, एक शासक को सोचना बहुत जरूरी होती है। तो ये उस चीज में अवसर का लाभ उठाने में चूकते नहीं थे, जिसके कारण हर अवसर का लाभ उठाने के कारण ये निरंतर तरक्की करते गए। उनके सेना संचालन और रण कौशल, सेना संचालन यानी मैंने बताया ना वो सैनिक से आगे बढ़े थे, तो वो एक सैनिक की सोच को समझते थे। तो सेना संचालन यानी वो सेनापतित्व जैसा करते थे, और रण कौशल यानी युद्ध के मैदान में वो किस तरह शत्रुओं का सामना करते थे, कैसी रणनीति बनाते थे कि कहाँ से हमला होगा, कैसे हमला होगा, कब हमला होगा, कब कौन सा हथियार प्रयोग करना है, कब कितने सैनिकों को लगाना है। तो ये सारी चीज़ों की इनके शत्रु भी प्रशंसा करते थे। एक व्यक्ति उसी समय जीत जाता है जब उसका विरोधी जो है वो उसकी प्रशंसा करने लगे, वो उसकी तारीफ करने लगे कि हाँ इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार के गुण थे हमारे हैदर अली में। हैदर अली एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। क्या होता है धर्मनिरपेक्ष? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है हर धर्म को मानने वाला। उसको किसी चीज़ से ये परेशानी नहीं थी कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी अन्य धर्म को मानते हो तो आपको ये नहीं मानना है। वो सब धर्मों का सम्मान करते थे। हर व्यक्ति को उनके राज्य में धर्म का पालन करने की पूरी अनुमति प्राप्त थी। हिंदू और मुसलमानों में भी वे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। उनके सिक्के पर, उनके राज्य में जो सिक्के चलते थे, जो कॉइन्स चलते थे, उसमें एक तरफ त्रिशूल लिए शिव और पार्वती की आकृति बनी रहती थी।
महानवमी का पर्व यानी जो नवरात्रि होती है उसमें महानवमी का जो पर्व था वे उसको बहुत ही उत्साह के साथ मनाते थे। इस अवसर पर राजधानी को अपनी जो मैसूर है उसको वंदनवार और पताकाओं से यानी झंडियां, ध्वजा और आम के पत्ते, सुंदर सुंदर वंदनवार आदि से सजाया जाता था। दूर दूर से साधु महात्मा वहां आते और अपने धर्म का उपदेश देते थे, यानी इनके राज्य में हिंदू धर्म को, हिंदू साधु संतों को सम्मान प्राप्त था। दशहरे के दिन हाथी, ऊंट, घोड़ों के साथ सेना का शानदार जुलूस निकालते थे। ये परंपराएं तो हम आज भी देख रहे हैं कि महानवमी के दिन हम अपने घर में चौक पूरते हैं, वंदन बार लगाते हैं, महादेवी का आगमन का हम प्रतीक्षा करते हैं उनकी नवरात्रि के समय, या फिर दशहरे के समय भी ये सारी कलाओं का प्रदर्शन, हाथी, घोड़े, ऊंट, अब ये इतने जानवर तो नहीं होते लेकिन जुलूस आदि निकालना, हथियारों का प्रदर्शन करना, शस्त्र पूजन करना, ये सब तो आज भी वैसे का वैसा ही किया जाता है। तो इस प्रकार हैदर अली अपना शासन में कार्यभार अपना संभाल रहे थे। हैदर अली सफेद हाथी पर सोने के हौदे में बैठकर जुलूस के साथ चलते थे। सफेद हाथी अब उस समय तो पाए जाते थे, अब आजकल तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन उस समय ये सफेद हाथी पर सोने के हौदा मतलब जो उसके ऊपर मैट कालीन टाइप की डली रहती है ना, जो आसन के नीचे, उनके सिंहासन के नीचे, वो उसे सोने के हौदे, हौदा मतलब वो जो एक स्क्वायर शेप में ऐसा खटिया टाइप की लगी रहती है जिस पर राजा बैठते, तो उस पर बैठकर चलते थे। भगवान राम की सवारी के पास जब ये पहुंचते, क्योंकि दशहरे के जुलूस में तो भगवान राम भी होते थे, तो उनके दर्शन करते, आशीर्वाद प्राप्त करते थे। जुलूस में भगवान की सवारी के पीछे पीछे हैदर का हाथी चलता था, यानी ईश्वर को सम्मान देने के लिए जिस हाथी में भगवान बैठते थे ये उसके पीछे चलते थे, तो ईश्वर को सम्मान देते थे। जुलूस में एक मैदान के निकट, जुलूस अंत कहाँ होता था, एक मैदान के निकट जाके समाप्त हो जाता था। मैदान में अनेक प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं भी होती थी। आप भी अगर दशहरे के जुलूस में गए तो आपने भी देखा बहुत सारे करतब, खेल, ये सब का आयोजन दशहरे के दिन किया जाता है। हिंदू मुसलमान दोनों इन प्रतियोगिताओं में शामिल होते थे। वास्तव में देखा जाए तो दशहरा किसका प्रतीक था, हिंदुओं का त्योहार था, लेकिन उसमें यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों बढ़िया मिलकर शांति के साथ इन प्रतियोगिताओं में शामिल होते थे। हैदर अली विजेताओं को पुरस्कार भी देते थे, यानी जो जीतते थे उनको पुरस्कृत किया जाता था, उनको प्राइज मिलता था। इससे क्या होता था, मोटिवेशन मिलता है लोगों को जीतने का, पार्टिसिपेट करने का। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह प्रशंसनीय है और आज भी अनुकरणीय है। यानी इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम एकता या सभी धर्मों का सामंजस्य बना के एक साथ सब मिलकर प्यार से रहने की जो बात की है, जो परंपरा चलाई है, वो प्रशंसनीय तो है ही, साथ में आज भी फॉलो करने के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम इन्हीं चीजों से लड़ झगड़ कर अपने देश की एकता को कमजोर बना रहे हैं। तो क्या आवश्यकता है कि हम सब सबसे पहले तो मिलकर रहना सीखें। हैदर अली के व्यवहार में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं था कि दिखाएं कुछ और हृदय में कुछ और हो। तो जैसे ये हृदय से थे वैसे ही ये बाहर से दिखते थे। किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं था, जो कहते थे वही करते थे। जैसा कि हमने अनुशासन वाली बात में देखा, ऐसा नहीं कि कहने की बातें कुछ और थी कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन खुद अपने राज्य में उनका पालन नहीं करते हो, तो जो कहते थे स्वयं भी उसको मानते थे। उन्होंने अपने शत्रुओं को कभी भी धोखा नहीं दिया। शत्रु समझते हैं अगर हम किसी को, तो हम सोचते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, लेकिन शत्रु का भी एक नियम है, शत्रुता का भी, कि उसमें धोखा नहीं दिया जाता है। आप शत्रु से लड़ाई करिए, आमने सामने सामना करिए उसका, लेकिन धोखे से विजय प्राप्त करना, धोखे से जीतना या धोखा देके कोई काम करना इनकी रणनीति में नहीं था। यदि मराठे और निजाम अंत तक उनका साथ देते तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, शायद हम और पहले स्वतंत्र हो गए होते। लेकिन मराठे और निजाम ने क्या किया, इनको धोखा दिया। पहले इनके खुद ही विरोधी बने रहे, फिर इनकी टीम में शामिल हो गए, और जब इनकी शक्तियां बढ़ने वाली थी तब ये उनको धोखा देकर अंग्रेजों की टीम में चले गए। तो ये जो चीज निजाम और मराठास ने की थी, उसी के कारण इनकी जो शक्तियां थी वो बहुत कम हो गई। तो इस प्रकार आज हमने हैदर अली के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम जानेंगे इनके प्रश्नोत्तर। तब तक इसको रिवीजन करते रहिए, इस पाठ को दोबारा पढ़िए, वीडियोस को 1 से 2 बार और सुनिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपको हो, कंफ्यूजन अगर आपको हो, तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछें, ठीक है। तो अगले वीडियो का कीजिए इंतजार। तब तक बहुत जल्दी से जान लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्या लेकर आया है। तो मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 चैनल बन चुका है, जो है आपकी वजह से ये एक
निःशुल्क चैनल है जिसमें आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, बल्कि यहाँ पर सीबीएसई हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई का एनटीएससी, सीयूईटी जैसी परीक्षाएं, साथ ही साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, अदर बोर्ड भी यहाँ पर शुरू होने वाले हैं और ये सारे बोर्ड तो आपकी सेवा में तत्पर हैं। यहाँ आसान से आसान भाषा में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और पूरी तरह निःशुल्क। तो इनका लाभ उठाइए, कक्षा और परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करिए। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है उस पर क्लिक करें और उसका लाभ उठाएं। हमसे संपर्क करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।